नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत पे। आज हम देश की हकीकत के बारे में ही बात करने वाले हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी रण एक तरीके से देखने को मिल रहा है, 25 मई को वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ऐसे में कौन बाजी मारेगा, भारतीय जनता पार्टी या अरविंद केजरीवाल, या फिर बात कर ले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। ऐसे में ये पूरा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी साथ में है। तो क्या किसका समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में? क्योंकि मायावती भले ही वहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, लेकिन अभी किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया है। तो क्या अभी कुछ समय बचा हुआ है? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मायावती भी एक्टिव हो सकती है, या फिर मायावती किसकी तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी या अरविंद केजरीवाल, या फिर अकेले जिस तरीके से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, तो क्या वो आकाश आनंद या आजाद के साथ दिल्ली की सीटों पर एक बार रोड शो या रैली करते हुए नजर आ सकते हैं? इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज, और हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी। इनसे जानते हैं कि अमन जी, जिस तरीके से पूरा दिल्ली का सियासत देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनावी मैदान में मायावती का क्या अहम रोल हो सकता है दिल्ली की राजनीति में? देखिए माही, आपने जैसे दिल्ली का जिक्र किया, और जाहिर बात है कि मायावती का पहले से अनाउंसमेंट था कि भाई हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने सब सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता तक को मालूम नहीं कि वो 7 प्रत्याशी कौन कौन से हैं। अगर आप बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब पता चलता है कि किसी को कोई खबर नहीं। यानी कि मुकाबला सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए या फिर बीजेपी वर्सेज आप और कांग्रेस के बीच में ही नजर आता है। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में मायावती जो चुनाव में उतरी, क्या वो वाकई इसको लेकर बहुत सीरियस थी, बहुत गंभीर थी, या बस यूं ही खाना पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट किया कि भाई लड़ना तो चुनाव है ही, तो चलो अपने प्रत्याशी जो है वो उतार देते हैं। तो ये बताता है कि अगर मायावती ने सही रणनीति के साथ में सही समय पे, अगर कह सकते हैं दिल्ली के अंदर अपने जो प्रत्याशी उनके बने हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव किया होता, तो रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप भी देख रहे होंगे लगातार खबरों पर नजर आपकी भी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों या बाकी तमाम नेता हों, बीजेपी के नेता हों। कल परसों मैं खुद बीजेपी के एक नेता के कह सकते हैं प्रोग्राम में गया हुआ था, वहाँ देखा कि हुजूम उमड़ा हुआ था। तो ये बताता है किस तरह से वो गर्मी सर्दी और तमाम चीज़ों को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि चुनावी मौसम है, इसमें किस तरह से खुद को एक्टिव किया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे माही, मुझे तो ऐसा लगता है कि मायावती ने मेरे ख्याल में या तो जो लड़ने का जो फैसला किया वो अनमने ढंग से किया है। इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर यहाँ पे आपके प्रत्याशी हैं। चूंकि अगर साउथ दिल्ली की हम बात करें, यहाँ पर रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव में हैं बीजेपी की तरफ से, वहीं सहीराम पहलवान जो है वो कह सकते हैं कि आप और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल बासित, अगर वो थोड़ा सा एक्टिव होते, लोगों में जाते, जन समर्थन जुटाते, तो त्रिकोणीय मुकाबला ये हो सकता था। लेकिन चूंकि सिर्फ पर्चा भर देना, नाम अपना लेकर सामने आ जाना भर काफ़ी नहीं है। अगर आपने देखा कि जिस तरह से मायावती पूर्वांचल और तमाम उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, उसी तरह से अगर दिल्ली में भी एक आध दो उनकी रैली हुई होती, तो शायद यहाँ भी एक माहौल बीएसपी के लिए बना होता। क्योंकि अब प्रचार प्रसार में आज का दिन तो लगभग खत्म मान कर चलिए, कल और परसों का दिन बचा है। तो ऐसे में इन 2 दिनों के अंदर ऐसा नहीं है कि मायावती आएंगी, को जादू की झड़ी घुमाएंगी और सारे का सारा जो जन समर्थन है वो उनके पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ने इस प्लानिंग को करने में बहुत देर कर दी, जिसका उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में अमन जी, जैसे उन्होंने हरियाणा में कुछ दिन पहले प्रचार किया था, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आई। आज देखिए वो जौनपुर में रैली कर रही है, और लगातार यूपी में ही क्या उनका पूरा फोकस है? जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुन चुनकर मैदान में उतारा, और दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि बस उन्होंने उतार दिया क्योंकि उनको पता था कि 20 से 22% वहां पर दलित वोटर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं 1-2 सीटों पर अपनी जुगत बना सकती है। देखिए माही, बिल्कुल सही बात आपने बोली। क्योंकि अगर 20-22% वोट बैंक है, तो उसको साधना भी आपको जरूरी है। सिर्फ आपको ये कह देना कि भाई 20-22% वोट है, दलित है, वो मेरी तरफ आएगा। देखिए आज की डेट में चीजें बदल गई है, माहौल बदल गया, राजनीति करने का तरीका बदल
गया। आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह से जो पार्टियां हैं वो अपने आप को एक्टिव रखती हैं, लेकिन आप खंगालेंगे भी तो दिल्ली का कोई भी बीएसपी का नेता ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहा हो या उसके बारे में कोई चर्चा हुई हो। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और जाहिर सी बात है कि चाहे जौनपुर हो या उत्तर प्रदेश के तमाम और इलाके में मायावती लगातार जाती रही है। लेकिन मुझे वहाँ एक चीज़ और भी लगती है कि अगर यहाँ पर मायावती ने अगर आकाश आनंद को एक तरीके से पाबंदी नहीं लगाई होती या उनको पदों से नहीं हटाया होता, चुनावी मंचों में जाने से नहीं रोका होता, तो बिल्कुल दिल्ली में भी मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद की कोई भूमिका नजर आ सकती है। देखिए चुनाव में भले जीत हार के अपने अलग मायने होते, लेकिन सक्रियता आपकी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जो कह सकते हैं एक्टिवनेस आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसमें मायावती कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आती है। आप देखिए दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला तो किया, लेकिन कौन प्रत्याशी होंगे, किस तरह के स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे, कौन पार्टी की तरफ से यहाँ चुनाव प्रचार करेगा, कोई इसको लेकर जमीन तैयार नहीं थी। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मायावती ने इसको लेकर पहले प्लान किया होता तो शायद स्थिति बदल सकती थी, क्योंकि 20-22% में ही बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। अगर 50 लाख वोट यहाँ से वहाँ हो जाए तो दूसरे प्रत्याशियों की हार और जीत तय हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी भूमिका में कह सकते हैं मायावती नजर आ सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपना कद खुद ही कम कर लिया और ये लगातार कम होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखें कि अपने भतीजी के ऊपर जिस तरह पाबंदी उन्होंने लगाई, वो ये बताता है कि मायावती शायद दूरदर्शी जो सोच है उसको लेकर सामने नहीं रख पा रहे। और यही वजह है कि बसपा जो है वो लगातार कमजोर हो रही है। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो एक समय ये पार्टी सबसे पावरफुल पार्टी नजर आती थी, लेकिन आज के दौर में एकमात्र इनके पास विधायक नजर आता है। तमाम जो इनके सांसद थे वो या तो दूसरी पार्टी में चले गए या उन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया। तो ये बताता है कि बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, उनका अपनी पार्टी के ऊपर भी काबू होना चाहिए। ये एक तरीके से अपने पार्टी के ऊपर जो कहते हैं कि टाइट कड़े तौर पर होना चाहिए, वो भी उनके हाथ में नहीं आ रहा। और यही वजह है कि पार्टी के जो बड़े नेता उनका से छिटक कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। मलूक नागर इतने बड़ा नाम, वो आरएलडी में शामिल हो जाते हैं। रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो बसपा के जीते हुए सांसद थे। तो ऐसे तमाम सारे बड़े चेहरे हैं जो बीएसपी के साथ तो थे, लेकिन बीएसपी उनको अपने साथ में जोड़ नहीं पाए, रख नहीं पाई, और इसका खामियाजा लगातार बीएसपी को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अमन जी यहाँ पर एक सवाल ये है कि आप देखेंगे दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश की काफी जनसंख्या रहती है। अगर मायावती इन 2 दिनों में दिल्ली का रुख कर लेती हैं, या फिर आकाश आनंद जिस तरीके से, या फिर चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से बात की जाए, तो अगर मायावती इन तीनों में से किसी का साथ लेती या खुद ही आती तो कहीं ना कहीं एक समीकरण अलग देखने को मिल जाता और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता था। जी वाकई में, और जाहिर बात है कि मायावती को आना ही चाहिए था। देखिए दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजनीति यहाँ से चलती है, और आप अगर दिल्ली में आते तो जाहिर बात है कि नेशनल मीडिया का कहने कवरेज भी आपको मिलता, तो एक बड़ी भूमिका मायावती नजर आ सकती थी, कमबैक अपना इस तरह से कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने ठान रखा है कि भाई नहीं, हमें उतने में ही करना जितना अब तक करते आए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है कि मायावती यहाँ से आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब उनका जमीनी स्तर पर ऐसा रुख रहेगा और उनके जो तमाम बड़े नेता उनको साथ छोड़कर चले जाएंगे और अदमन ढंग से अगर वो चुनाव लड़ेंगी, तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इसके लिए देखिए एक दिन में आकर कोई माहौल आप बदल नहीं सकते, आपको एक लंबा प्रोसेस में देना पड़ता है, और साल 2 साल आपको लगातार क्षेत्रों में लगाने पड़ते हैं। आप लगातार बारंबार आते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, तब आपका जो कह सकते हैं कि लोगों के साथ में जुड़ना कह सकते हैं कि सफल हो पाता है। लेकिन आप अगर आ जाएंगे, सोचें कल आकर अपने प्रत्याशी को जिता लेंगे, वो असंभव सी बात हो जाती है। और यही बात मायावती को लगातार जो सियासी के जानकार है वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं मायावती के लिए कि भाई आप इतनी मजबूत ताकतवर नेता है, दलित वोट बैंक के ऊपर आपका इतना कह सकते हैं काबू है, और लगातार वो जो वोट बैंक है वो आप ही की तरफ जाता है। उसके बावजूद भी आप जो लड़ाई पूरे दम खम के साथ लड़नी चाहिए, उसे अधूरे मन से क्यों लड़ाई लड़ रही हैं। और यही वजह है कि जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए था मायावती का उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, वो इम्पैक्ट कहीं भी नजर नहीं आता, और बस खाना पूर्ति का ये पूरे का पूरा मामला दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखना होगा कि क्या मायावती अब दिल्ली में तो उनका कुछ आसार नहीं नजर आ रहा है कि इस बार वो कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगी, लेकिन अगर 2 दिनों में वो आ जाती है, या फिर आकाश आनंद या फिर उनकी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे अब्दुल बासित हो, अब्दुल कलाम हो या राजन पाल हो, तमाम नेता हैं, अगर वो प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ % वोट मायावती के खाते में जाता हुआ जरूर दिखाई दे, और उसका खासा नुकसान अरविंद केजरीवाल को देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा जरूर होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।